ईस्टर की आमद के बावजूद शहर के बल्दियाती इदारों के 8000 बल्दियाती मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह और पेंशनर्स को अदायगियाँ नहीं की जा सकीं। सदर लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कहते हैं कि एडवांस तनख्वाहों की अदायगी ना की गई तो ईस्टर का त्यौहार बतौर एहतजाज कराची प्रेस क्लब के बाहर मनाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं, रिजवान अहमद से बताइएगा। जी बिल्कुल, ईस्टर की आमद है, लेकिन जो मसीही मुलाजमीन हैं बल्दियाती इदारों के, ख्वाह उनकी खिदमत सफाई सुथराई के हवाले से हों या अस्पतालों में खिदमत फराम कर रहे हों, उनको कानून ये कहता है कि किसी भी त्यौहार से कबल जो है वो एक हफ़्ते कबल तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाए। 20 अप्रैल को जो है ईस्टर का त्यौहार है, लेकिन मसीही मुलाजमीन 25 टाउन हुकूमतों की बात की जाए या KMC के मसीही मुलाजमीन की बात की जाए, तनख्वाहों से महरूम है। आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट्स वर्कर्स फेडरेशन इस सिलसिले में जो है वो आला हुक्काम को खतूत लिख चुकी है और इस सिलसिले में उनका मुतालबा है कि फिलफौरी तनख्वाहों की अदायगी की जाए। सदर उसके मौजूद है हमारे साथ सैयद जुल्फ़िकार शाह, इनसे बात करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है? तनख्वाहों की अदायगी तो करनी है, फिर एडवांस तनख्वाह की अदायगी में ताख़ीर क्यों हो रही है? देखें, फाइनेंस रूल है कि कोई भी त्यौहार अगर 15 तारीख के बाद आता है तो फिर उसमें जो है एडवांस तनख्वाह दी जाती है। ये चूँकि 20 अप्रैल को आ रहा है और इसी तरीके से क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को आता है तो एडवांस तनख्वाहें मिलती हैं। इस सिलसिले में कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए हैं और CBA के एग्रीमेंट्स भी हैं तमाम इदारों में। और लगभग सिर्फ अगर कराची की बात की जाए तो कराची में 8000 मसीही मुलाजमीन हैं, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं, चाहे वो क्लर्क हैं या किसी भी ओहदे पे, मुख्तलिफ ओहदों पे वो काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, तो उन्हें जो है तनख्वाहें अदा करना ये लाजमी है। इस सिलसिले में हमने आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन सिंध की जानिब से जो है चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस और मेयर कराची को खतूत लिख दिए। मेयर कराची को लेटर लिखने का मतलब ये है कि हमारे तकरीबन 8 से 9 हज़ार जो है वो मसीह पेंशनर हैं और उन्हें उससे क्रिसमस और ईस्टर से कबल जो है ना उन्हें जो है पेंशन अदा करनी है। लिहाजा ये जो है अगर तो ये जो ना की गई तनख्वाह ईस्टर की एडवांस ना की गई तो माजी की तरह हमने एक बार क्रिसमस का त्यौहार जो है वो कराची प्रेस क्लब के सामने बतौर एहतजाज मनाया और वो पूरी दुनिया तक उसकी कवरेज गई। गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि सामने आ रहा है और एहतजाज करना पड़ता है, अपना जायज़ हक एडवांस तनख्वाह जो कि कानूनी भी है। और इस मरतबा भी ये कहा जा रहा है कि ईस्टर के त्यौहार से कबल अगर तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई तो बतौर एहतजाज कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है ईस्टर का त्यौहार मनाया जाएगा। जी, कराची में एक बार फिर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की अदम फराहमी ने शहरियों को महंगी LPG खरीदने पर मजबूर कर दिया। दिहाड़ीदार तबका और घरेलू खवातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी से मुताल्लिक शिकायत ताहल मौसूल हो रही हैं। यही वजह है कि लोग मुतबादिल के तौर पर LPG का इस्तेमाल करते हैं। आज छुट्टी का दिन है लेकिन उसके बावजूद LPG की दुकानों पर रश है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 270 से 280 रुपये फ़ी किलोग्राम LPG फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है। बताइएगा गैस की क्या सूरत हाल है? गैस घर में आ रही है और फिर LPG भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मामला है? घर का गैस भी ज़्यादा आ रहा है, सिलेंडर भी आ रही है और यहाँ रश भी है, लेकिन यहाँ बिल वही आ जाता है महीने के टाइम पे और अपना यहाँ घरों का गैस भी ज़्यादा, सिलेंडर भी ज़्यादा आते हैं और बाहर जो होटलों में नहीं आता, मतलब जो दुकानों के गैस के ऊपर चलती है वो नहीं आता। तो होटलों से खाना खरीदना पड़ता है। हाँ, लोगों को वहाँ से ख़रीदना पड़ता है। बिल तो वही लंबे लंबे आ जाते हैं लेकिन अपना गैस नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल लोग परेशान हैं, कहते हैं कि उनके अखराजात में इजाफा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे जैसे गैस की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लेकिन देखते हैं कि जब महीने के इख्तिताम पर बिल आता है, साथ ही साथ शहरी कहते हैं कि मुतबादिल के तौर पर LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि LPG भी इजाफी अखराजात हैं जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, कराची में कायम पाकिस्तान की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी तबाही के दहाने पर है। लाइब्रेरी से किताबें गायब हो चुकी हैं, जो किताबें रह गई हैं वो भी मिट्टी का ढेर बन गई हैं। तफसीलात जानेंगे, मीर कैरियो से बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं कराची के इलाके मेट्रोपोल होटल के बिल्कुल अकब में खड़ा हूँ, जहाँ पाकिस्तान की बल्कि कराची की भी पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी साल 2019 में कायम की गई थी। उस वक्त के कमिश्नर ने पाकिस्तान की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया था, जिसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद किताबें रखी गई थी। वो कीमती और नादर और नायाब किताबें शहरियों के पढ़ने के लिए रखी गई थी, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रीट लाइब्रेरी का हाल हो गया वो आपके सामने है। मेरा कैमरामैन हसनैन जाफरी अगर आपको दिखा सके
तो देखभाल ना होने की वजह से, इंतज़ामी अदम तवज्जो की वजह से, अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ ना तो क़ारीन के लिए कोई सहूलत मैसर है, ना ही कोई दिलचस्प कोई किताबें अब मौजूद हैं ताकि जो क़ारीन हैं या शहरी हैं, जो किताबों से शौक़ रखने वाले शहरी हैं, वो किताबें पढ़ सके। हालत कुछ यूँ है कि कोई भी जो अलमारी का कोई भी जो एक सेट बना है उसमें कोई भी जो किताबें हैं वो मुकम्मल नहीं है। तमाम तर किताबें बिखरी पड़ी हैं, ना दुरुस्त इसकी कोई मरम्मत है, ना ही कोई किताबों की छानबीन है, ना ही कोई किताबों की सफाई है। तमाम तर जो किताबें वो धूल मिट्टी का जो ढेर बन चुके हैं, तमाम तर किताबें बिखरी हुई हैं, किताबें तमाम तर ख़त्म हो चुकी हैं, ना ही अदम यहाँ कोई इंतज़ामी इक़दाम किए जा रहे हैं, ना ही कोई सहूलियात दी जा रही है ताकि जो शहरी हैं वो किताबें पढ़ भी सकें। लेकिन किताबें ना होने की वजह से भी शहरियों की जो अदम दिलचस्पी वो ज़ाहिर होती जा रही, क्योंकि जब ये स्ट्रीट लाइब्रेरी कायम की गई थी तो उस वक्त 5000 से ज़्यादा किताबें रखी गई थी, लेकिन अब हाल ये है कि 50 से ज़्यादा भी किताबें यहाँ मुयसर नहीं हैं। उनका भी जो हाल है वो खस्ता हाल हो गया है। स्ट्रीट लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जो कमिश्नर कराची की जानिब से इक़दाम उठाया गया था बहुत बड़ा उस वक्त के कमिश्नर की जानिब से, अब के चूँकि कमिश्नर कराची की जानिब से शायद इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ शहरी जो ज़िले इंतज़ाम हैं या ज़िले हुकूमत है, यहाँ जो शहरी हुकूमत है उनकी जानिब से अदम दिलचस्पी की वजह से ये लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। जी। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी का मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान भी हमरा तनसीबात का मुआयना करके पानी की फराहमी का तफसीली जायज़ा लिया। चीफ इंजीनियर बल्क ने वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया है। दौरे के दौरान CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान भी उनके हमरा जो है मौजूद थे। आमिर मुगल, सिकंदर जरदारी, जमील अंसारी, कुर्बान मक्सी, इकबाल पलेजो और अजहर इकबाल भी जो है CEO वाटर कॉरपोरेशन के साथ जो है मौजूद थे। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने CEO वाटर कॉरपोरेशन के हमरा जो है K4 एंटीक पॉइंट, ठट्टा और चलिया रेगुलेटर का जो है वो दौरा किया है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने गज्जू रेगुलेटर, घारो पंप हाउस और फिल्टर प्लांट का भी जो है मुआयना किया है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से तनसीबात का मुआयना करके पानी की फराहमी का जो है जायज़ा लिया गया है। चीफ इंजीनियर बल्क ने वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम से मुतालिक जो है CEO वाटर कॉरपोरेशन को ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर CEO वाटर कॉरपोरेशन का कहना था कि गेंजर गज्जो केनाल की डीसैटलिंग के लिए इकदाम किए जाएंगे, जबकि चीफ इंजीनियर E&M ने पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट्स और आबी ज़खायर से मुतालिक भी CEO वाटर कॉरपोरेशन को आगाह किया है। CEO वाटर कॉरपोरेशन का कहना था कि शहर को तमाम पंपिंग स्टेशन से मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी को मुकम्मल यकीनी बनाया जाएगा, जबकि शहर में पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल जो है वो बरोएकाल लाए जाएंगे। मौजूद पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएंगे, जबकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। टेक्सटाइल और गारमेंट्स आलमी नुमाइश का दूसरा रोज़ 17 ममालिक के 550 मंदोबीन की शिरकत। एक्सपो सेंटर के 7 हॉल्स में नुमाइश सजाई गई है। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, वहीं मौजूद हैं। बताइएगा इस एग्जीबिशन के हवाले से। आज बिल्कुल टेक्सटाइल एशिया सिर्फ ये एक नुमाइश ही नहीं है, बल्कि तारीख़ी जो टेक्सटाइल की जो अहमियत है और सकाफ़त है उससे भी जो है यहाँ पे आने वालों को रोशनास करने का ज़रिया भी है। बिलखुसूस बर्रे सग़ीर में पहले कपड़ा कैसा बनता था वो भी यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है, और पूरा सेटअप कपड़े की तारीख़ का कि किस तरीके से डाइंग होती थी, किस तरीके से धागा तैयार होता था। हम एशिया की बात करें, बर्रे सग़ीर की बात करें तो मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा जो पुराना तरीका है, यानी कि किस तरीके से डाइंग के जो कलर्स आते थे, क्योंकि आजकल के दौर में तो डाइंग के जो कलर्स आते हैं वो केमिकल के ज़रिए से आते थे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये डाइंग के कलर्स हैं जो कि किसी केमिकल से नहीं, यानी कि पुराने ज़माने में जड़ी बूटियों से ये कलर्स तैयार किए जाते थे, और सिर्फ ऐसे नहीं डाले जाते थे बल्कि तमाम तर जो कैलकुलेशन के साथ, वज़न के साथ हम पल्ला यानी कि
एक ही वज़न के साथ तमाम तरह कलर्स को जो कि बनाया जाता था उसको इन जड़ी बूटियों को जो कि पिसी हुई हैं जो कि कलर्स का काम अंजाम देती थी उनको यहाँ पे वज़न किया जाता था। और उसके बाद दूसरा जो मरहला आता था वो ये मरहला होता था, ये खुसूसी मशीन है जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा, ये है धागों की लच्छी, यानी कि खूबसूरत कलर्स में धागे कैसे बनते थे। और उसके साथ साथ ये चरखा जो कि हमने पुराने ज़मानों में देखा है कि चरखे पे जो है वो धागा लपेटा जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये यार्न स्विफ्ट है जो कि धागे की लच्छियाँ बनाने के लिए काम आती थी। और उसके साथ साथ अगर बात करें धागा बनने के बाद फिर ये मेरे सीधे हाथ पे ये जो मशीन है ये खाड़ी कहलाती है और इस खाड़ी पे कपड़ा बनता है। और खाड़ी पे कपड़ा बनने के बाद उसके बाद जो है फिर ये फिनिश गुड यानी कि कपड़ा तैयार होता है। इस तमाम तर सेटअप को और इस तमाम तर जो पुराने ज़माने में या कदीम सकाफती ज़माने में जिस तरीके से कपड़ा तैयार होता था इसका सहरा जाता है। हमारे साथ मौजूद है बिलाल महमूद जिन्होंने पूरा सेटअप लगाया जो कि ख़ुद भी एक मुनफरिद लिबास में मौजूद है। बिलाल, इसका ख्याल कैसे आया, क्योंकि आजकल के जदीद दौर में तो अगर टेक्सटाइल की बात करें तो खूब जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पहले ज़माने में ये बनता था कपड़ा, उसकी क्या पायदारी होती थी और आजकल के ज़माने में जो कपड़ा बन रहा है उसकी क्या पायदारी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। अच्छा, आज जो हमारा ये सेटअप है टेक्सटाइल एशिया के प्लेटफॉर्म पे, बेसिकली ये ट्रिब्यूट है सेंट्स ऑफ सिंध का। कोरंगी क्रीक में ज़ेर ज़मीन से निकलने वाली गैस में लगी आग 16वें रोज़ में दाखिल हो गई। 29 मार्च को ड्रिलिंग के दौरान लगने वाली आग ताहाल बरकरार है। 10 साल कबल 1 किलोमीटर पीछे भी इस तरह की आग लगी थी। ज़राए के मुताबिक आग को मुकम्मल तौर पर बुझने में मज़ीद 1 हफ्ता लग सकता है। तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम से बताइएगा। देखें बिल्कुल कोरंगी क्रीक के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर 16 रोज़ कबल आग लगी थी और उसके बाद जो पेट्रोलियम माहिरीन हैं उनकी जानिब से नमूने लिए गए थे और उसके बाद रिज़ल्ट आया था जिसके अंदर कुछ गैसेस का इंकशाफ हुआ था। हम हमारे ज़रा ये बताते हैं कि ये जो गैस पॉकेट है इसमें जो गैस की मिकदार है वो कई ज़्यादा है। जिस तरह हम साहिल समंदर की तरफ जाते रहते हैं उस तरह जो गैस पॉकेट्स जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पर गैस की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। 16 रोज़ हो चुके हैं, अब तक आग जो है वो नहीं बुझ सकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर हम वक्त जो है वो खड़ी हुई हैं और इस पूरी रोड को जो है वो सील कर दिया गया है कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि आग की शिद्दत जो है वो अभी भी बरकरार है। तहम ये चीज़ भी सामने आई है कि आग से जो पानी है उसमें जो बुलबुले हैं वो भी गैस के बुलबुले जो है वो दिखने में आ रहे हैं। तहम जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से मज़ीद भी इसके ऊपर तहकीक जारी है, लेकिन 16 रोज़ हो चुके हैं और आतिशज़दगी का जो वाक़या है वो ताहाल ख़त्म नहीं हो सका है। ये पूरी सड़क जो है वो ब्लॉक कर दी गई है, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ताहम ड्रिलिंग के दौरान ये आतिशज़दगी का वाक़या 29 मार्च को जो है वो पेश आया था और इस वक्त भी आग की शिद्दत जो है वो कई ज़्यादा है। ताहम माहिरीन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आग को जल्द से जल्द जो है वो बुझाया जा सके। जी। डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट धर्मू भवानी का तबादला। धर्मू भवानी एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज 1 सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन तैनात। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नहोड़ी उससे बताइएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मुसा जैसा कि सिंध हुकूमत में डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट धर्मू भवानी का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट तैनात कर दिया है। अब महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे कबल धर्मू भवन जो है डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के ओहदे पर भी विराजमान है, लेकिन हुकूमत के दौर में ये डिप्टी कमिश्नर टन उमर खान के ओहदे पर विराजमान है जिनका ताल्लुक सरपरस्ती से और सिंध ने आज उनको एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज 1 सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।